नमस्कार दोस्तों। यह सेकंड ग्रेड 2022 का 2022 का पेपर है। आंसर की है, पब्लिश डेट है 26/12/2024। मैंने दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है। एग्ज़ाम डेट है 12/2/2023। भर्ती है ये 2022 की, है ना। एग्ज़ाम डेट 12/2/2023 और आंसर की जो डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 26/12/2024। तो इसमें ना 20 क्वेश्चन ही देखने हैं अपन को। साइकोलॉजी के, जीके के देख चुके हैं, है ना। 80 तक देख चुके हैं। 80 से आगे जो राजस्थान नहीं, वो साइकोलॉजी के हैं, वो देखने हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन है। जीके का पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। अपनी सामाजिक विकास की पहले अपन करेंगे। अपन पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर आंसर की में देखेंगे आंसर। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है किशोरावस्था। 81 में, नहीं गलत। 81 में 3 है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है बाल्यावस्था है ये, ठीक है। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। जब समूह किशोरावस्था में नहीं बनाता है, बाल्यावस्था में बनाता है। टोली, गैंग पीरियड, वो ये बाल्यावस्था ही है। 81 में 3। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन, ये पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने। पुनर्बलन है एल। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जब रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, रेनफोर्समेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ एनिमल। जब प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बल महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक है, संज्ञान, है ना, संज्ञानात्मक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत है। लॉरेंस कोहलरबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है। और E.H. एरिक्सन का, इसका पता नहीं है भाई। 82 में क्या है? 82 में 2 है, B.F. स्किनर। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट, इसके फोल्डिंग वो अलग होती है, रेनफोर्समेंट ये अलग है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? B.F. स्किनर, है ना। चूहे पे किया था इसने। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का, पावलोव ने कुत्ता पे, और सूझवादी ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा, है ना, ये सूझवादी है। जब चिंपांजी पे किया था इसने, सुल्तान नाम था उसका, सुल्तान। और तो यही याद है ना। और क्राउडर ने दिया था साखिए, क्राउडर ने दिया था साखिए सिद्धांत। साखिए सिद्धांत किसने दिया? यानी कि कोआ शाखा पे बैठा है, क्राउडर साखिए। जब 82 में 2 है, B.F. स्किनर। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? B.F. स्किनर। अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ये तो सूझ वाली बात कर रहा है ना, सूझ किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जब ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा कोई सही नहीं है इसमें। थार्नडाइक बिल्ली पे किया था। वाटसन व्यवहारवादी है। स्किनर चूहा, पावलोव कुत्ता, और SR थ्योरी और RS थ्योरी, ये किसका है? पावलोव का। जब अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? बताइए क्या आएगा इसमें? 83 में 2 है, E.L. थार्नडाइक बिल्ली पे किया था, है ना। प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। स्किनर चूहा। जब रेखीय किसका है? रेखीय भी स्किनर का है ना। रेखीय सिद्धांत ये भी स्किनर का है। और रेखीय स्किनर का है, रेखीय भी स्किनर का है। और क्रिया प्रसूत ये भी स्किनर का है। रेखीय स्किनर का है और क्रिया प्रसूत, देख क्रिया प्रसूत रह आ रहा है ना, क्रिया प्रसूत स्किनर।
और रेखीय कार्य स्किनर। तो रेखीय और क्रिया प्रसूति स्किनर है। बार्सन व्यवहारवादी। तरराशि में 2 है E.L. थॉर्नडाइक। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है ब्रदाइमर, कोहलर, कोप्पा। जब कोहलर आएगा इसमें। वाइगोस्की ने सामाजिकता का सिद्धांत दिया था, सामाजिक ज्ञान है। और जो जुंग है, जुंग ने कौन सा दिया था? जुंग ने किसकी बात करी थी? इमोशनल पता नहीं भाई, जुंग ने, है ना, जुंग। यानी कि ये याद करा था अपन ने कि भाई जुंग दे रहा है, लेकिन बढ़िया बात की थी इसने, जैसे कि इमोशनल की हो या पर ध्यान नहीं आ रहा है वो। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है 84 में 1 है कोहलर। बंडूरा का कौन सा है? वाइगोस्की का तो सामाजिक बता दिया मैंने, गहने का ध्यान नहीं है। व्यक्तित्व का 16, ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है कि चाय की केटली में 16 pF, है ना, 16 जड़ी बूटियों से चाय पीएंगे। जब चाय क्या है? तरल। तरल, तो तरल यानी बुद्धि का तरलता का सिद्धांत केटल ने दिया है, केटली से केटल। ठीक है, 16 pF, ये वो जड़ी बूटियाँ नहीं, वो 16 pF होगी। तो व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है केटल, 85 में। सही है ना? देखें, चाय की केटली में 16 जड़ी बूटियों डाल के चाय पीएंगे। तो चाय क्या है? चाय एक तरल है, तरल। तो बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है ना, केटल ने दिया है। 16 pF है ये केटल, केटली से केटल। आलपोर्ट, ये ऑल पल्टी करता है, उससे याद कर रखा है ये। फ्रायर एडलर, ये ध्यान नहीं है ना। ऑल पल्टी ये किससे करता है, ये समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन ये अगर और आती डिटेल तो बता देता है इसका। ऑल पोर्ट यानी कि संवेगात्मक करता है, ये शारीरिक बात करता है, ये किस प्रकार की करता है। तो ये केटल है इसमें। जुंग के अनुसार ये आ गया ना, जुंग के जुंग दे रहा है वो, तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, ये अंतर्मुखी बहुमुखी आएगा इसमें, कि जुंग दे रहा है वो। तो 86 में सही है, अंतर्मुखी बहुमुखी। अब ये बता, एंडोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। ये एंडो मतलब गोलाकार, और ये जो ये है ना, एंडोमार्फिक एक्टोपार्मिक, ये उसका है, उसका क्या नाम है, गोलमैन का, है ना, गोलमैन का है, गोलमैन। एंडोमार्फिक, एंडो यानी कि अंडा, तो ये गोलमैन। पिकनिक, एथलेटिक्स, कॉलरिक, फिल्मिगेटिक। जब इसमें यह है एंडोमार्फिक, नहीं, जुंग का अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार तो ये है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। आराम से ना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी हो गया जुंग का, कि भाई जुंग दे रहा है। और ये जो एंडोमार्फिक और एक्टोमार्फिक है, ये उसका है, ये इसका गोलमैन का, है ना, गोलमैन। एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक यानी कि गोलाकार, सुडोल का है। ये जो शरीर की बनावट के आधार पर जो दिए ना व्यक्तित्व के प्रकार, वो गोलमैन है। आगे चलते हैं, 86 में 1 है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। थेमेटिक के परसेप्शन परीक्षण, TAT। TAT की फुल फॉर्म क्या है? TAT, TAT की थेमेटिक एरेप्शन परीक्षण, TAT। द थेमेटिक एक्सपीरियंस टेस्ट, TAT इज एन एग्जाम्पल ऑन। जब ये आ जाएगा कौन सा, थेमेटिक का ना, 87 2 है। प्रक्षेपी परीक्षण, प्रक्षेपी का मतलब समझ रहा है, जैसे कि ये कुछ हो रहा है ना, ये प्रक्षेपी है, हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश दीवार पे पड़ रहा है, वो प्रक्षेपी है ना। एपिडास्कोप, उसका जो जैसे कि एपिडास्कोप है ये, अब ये दीवार पे वो पड़ रहा है ना, वो प्रक्षेपी है। जैसे कि अपने कॉपी पे लिख रहे हैं, वो प्रक्षेपी है, तो वो है इसका मतलब। थेमेटिक एप्रेसियर परीक्षण TAT का उदाहरण है प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक, प्रक्षेपी परीक्षण 87 में 2 है। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जब E.L. थॉर्नडाइक यानी थॉर्न ने बिल्ली, बथान ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, यानी कि डाई बोलते हैं किसको, जो जैसे कि गेंद को पकड़ते हैं ना, तो वही वो प्रयास हो रहा है ना उसमें। ठीक, ये है। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था किस पे? बिल्ली पे। तो ये आ जाएगा किसका? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, समूहकारक, एक कारक। क्या ही करे अब इसमें, समूहकारक सिद्धांत कर तो पता नहीं यार, बहु द्विकारक ये तो पता नहीं है भाई, ये कौन सा कारक की बात कर रहा है। ये तो पता है प्रयास व त्रुटि का, अभ्यास का, ये थॉर्नडाइक का है, बिल्ली पे किया है।
तो तिकारक करें या फिर बहुकारक करें? थार्न, थार्न से थोक तो बहुकारक ही कर देते हैं 88 में। सही है, बहुकारक। लेकिन ना बहुकारक सिद्धांत जैसे कि बुद्धि की ओर बात आती है ना, तो वो अलग है। जैसे कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का, तो वो आ जाएगा कौन सा? वो वो नहीं, वो गार्डनर आ जाएगा। गार्डनर, गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर है ना। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है, दो नाम है, तो स्पियर और मैन है। स्पियर, स्पियर, स्पियर नाम तो एक ही है स्पियर मैन, लेकिन अपन ने याद कर रखा है कि स्पियर मैन में दो नाम है। स्पियर मैन, स्पियर मैन, तो स्पियर और मैन दो नाम से याद कर रखा है। दो से मतलब द्विकारक किसका? बुद्धि का। ठीक है। त्रिकारक कौन सा है? त्रिकारक। द्विकारक और त्रिकारक यही है स्पियर मैन। लेकिन अगर ये बोले त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का, तो वो आ जाएगा मछली के तीन गलफड़े। ठीक है ना। तो गलफड़े से गिलफोड़ हो जाएगा, गिलफोड़, गिलफोड़ हो जाएगा। मछली के तीन गलफड़ गिलफोड़। और बात करें किसकी? बुद्धि का, वो है, निकल की बात दिमाग में से ना। ई एल थांडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह है, जब ये बहुकारक है। द्विकारक का मैंने बता दिया स्पियर मैन है ना, स्पियर मैन है द्विकारक का। त्रिकारक की बात करें तो द्विकारक त्रिकारक यही आएगा है ना। और ये बुद्धि के बहुकारक की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा? ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी पे बहु लोग चलते हैं, बहुबुद्धि वाले, तो बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। ये पट्टी से गार्डनर भी बनती है, गार्डनर जो मकानों में पहले काम में लेते थे ना वो। तो हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, स्पियरमैन द्विकारक सिद्धांत, और मछली के तीन गलफड़े त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का। ठीक। तो स्पियरमैन का द्विकारक है। और यह कौन सा है? बुद्धि का बहु, ठीक है ना, बहुबुद्धि कारक, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, वो है उसका गार्डनर का। गार्डनर, स्पियरमैन, त्रियामी, गिलफर्ड। गार्डनर अलग है, गिलफर्ड अलग है, स्पियरमैन अलग है। ये ऐसे कर रखा है, जुगाड़ उगाड़ लगा लगा के। बस याद होना चाहिए, किसी प्रकार से भी करें, बस याद रहना चाहिए, लंबा रहना चाहिए। 88 में दो बहुकारक सिद्धांत। एक थर्स्टन और है, थर्स्टन, थर्स्टन, ये थर्स्टन ऐसे याद कर रखा है, तैसे थर्स्टन तैसे थोक, तो यानी कि समूहकारक सिद्धांत किसका है? समूहकारक सिद्धांत थर्स्टन है ना, थोक से याद कर रखा है। जैसे कि थोक नहीं देते हैं कि दर्जन में, वो वाला थोक है ना, थोक, थर्स्टन। बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जब ये स्टर्न कर दें, बुद्धि में बे जरूर आएगा अगर वो बात करेगा ना बुद्धि की, तो बैचलर करें, स्टर्न करें, गिलफोर्ड करें, स्पियरमैन करें। गिलफोर्ड, गार्डनर अलग है, गिलफोर्ड अलग है। गिलफोर्ड वही है ना, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, मछली के तीन गलफड़े, तो गलफड़े से गिलफोर्ड है ना, तीन से त्रिआयामी। स्पियरमैन द्विकारक है। बैचलर करें क्या इसमें, क्या स्टर्न करें? जब बुद्धि शब्द का प्रयोग स्टर्न ही करते हैं 89 में है ना, स्टर्न है। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, MA/C आएगा इसका, MA/CA, यानी कि मेंटल एज हमेशा ऊपर रहेगी, करंट एज ये नीचे रहेगी, इनटू 100। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? भाई एज अगर 12 ही है और ये मानसिक आयु 18 है, तो वो तो पिछड़ा तो है नहीं है ना। औसत तो प्रतिभाशाली करते हैं, हाँ प्रतिभाशाली ही करते हैं 90 में। सही है, प्रतिभाशाली। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, निष्पादन का मतलब क्या है? इफ़ ए चाइल्ड वांट टू अचीव एक्सीलेंस, अचीव एक्सीलेंस इन ए परफॉर्म्स
देन विच ए मोटिवेशन फोर्स वर्क इन ए हिम। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? बता। जब उपलब्धि अभिप्रेरणा, शक्ति अभिप्रेरणा, परोपकारता अभिप्रेरणा, संबंध बनाने के यही करते हैं अचीवमेंट एक राउंड में। सही है, अचीवमेंट अभिप्रेरणा। अचीवमेंट मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, अल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन, ये अचीवमेंट ही आएगा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है, जब अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है उद्दीपनों से, आवश्यकताओं से, बालकों से। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिव की बात कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट फॉर्म, जब अभिप्रेरकों या उद्दीपनों या आवश्यकताओं से। जब आवश्यकता भी ज़रूरी है अभिप्रेरणा के लिए, अगर आवश्यकता नहीं रहेगी ना तो फिर जब ये आरंभ की बात कर रहा है भाई, अब होने को तो ये सभी काम में आते हैं, अभिप्रेरक, उद्दीपन और चालक, मोटिव, इंसेंटिव और ड्राइव, नीड भी है। जब क्या ही करें इसमें, आवश्यकता करते हैं। सबसे पहले आवश्यकता होना ज़रूरी है। जैसे कि घोड़ा है, अब घोड़े को अगर प्यास लगेगी तो ही तो वो पानी पिएगा ना। 92 में 3 सही है, आवश्यकताओं से। सबसे पहले आवश्यकता ज़रूरी है। वैसे ही है जैसे कि अगर अपन है, अगर जॉब लग जाएगी तो अपन इतना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी आवश्यकता। अब भाई भूख लगेगी तभी तो आप ये जो है खाने की अहमियत समझोगे, वही बड़ी बात है। तो आवश्यकता ज़रूरी है अभिप्रेरणा के लिए। तो फिर आवश्यकता, फिर अभिप्रेरकों से, उद्दीपनों से, चालकों से। कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से, जब विविध पाठ्य सामग्री क्रियाओं में सहभागिता, उच्च बुद्धिलब्धि, सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई, सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार। दोबारा देख, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? विविध पाठ्य सहभागी क्रियाओं में सहभागिता, उच्च बुद्धिलब्धि, सामान्य से अधिक लंबाई, नहीं ये तो नहीं आएगा, सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार। जब इससे आप ये प्रतिभाशाली नहीं कह सकते, व्यवहार से ही। विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, यही करते हैं। 93 दो सही है। उच्च बुद्धिलब्धि, हाई IQ यानी कि IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वांटिटेंस, कुछ ऐसे है। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? मनोवैज्ञानिक रूप से, जब ये बौद्धिक भिन्नता ही आएगी। बात मनोवैज्ञानिक की कर रहा है तो फिर आर्थिक, जातिक, धार्मिक क्यों आएगी? 94 में सही है, धार्मिक भिन्नता या बौद्धिक भिन्नता। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है, जब ये तो आ जाएगा ना इंटरेस्ट यानी कि अभिरुचि। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण अभिरुचि है, इंटरेस्ट। एटीट्यूड तो बोलते हैं अभिवृत्ति को, है ना, अभिवृत्ति को एटीट्यूड अभिवृत्ति को बोलते हैं। जानता है ना कि भाई उसमें तो भला में तो जॉब लगते ही एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति होता है। और एपी का मतलब होता है एप्टीट्यूड का अभिक्षमता, कि भाई तगड़ा है उसमें, यानी कि वो 16 घंटा पढ़ लेता है, यानी कि वो 10 घंटा गाड़ी चला लेता है। क्षमता की बात करता है एपी क्षमता की बात करता है। एटीट्यूड को आप जानते ही हैं। जब ये तो पता, ये तो जानते हैं एटीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड को हिंदी में क्या है? अभिवृत्ति। ठीक है, तो एटीट्यूड अभिवृत्ति है और एपी अभिक्षमता है। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण, ये तो इंटरेस्ट है। और अभिवृत्ति ये एटीट्यूड है ना। अभिवृत्ति यानी कि जो सोच होती है खुद की, जो व्यवहार और वातावरण को देख के, सोच के, समझ के जो सोच बैठाता है वो आदमी या मनुष्य, मानव जो भी है, तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, जैसे कि अपन बोलते हैं कोई जॉब लगते ही है ना, तो ये जो अपन कह रहे हैं, तो ये इस प्रकार के जो वो है ना, उसको अपन एटीट्यूड बोल सकते हैं।
एटीट्यूड जानते हैं सब, एटीट्यूड किसे कहते हैं ना। और एपीट्यूड ये अभिक्षमता होती है, एपी अभिक्षमता। अगर एक को क्लियर कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो एपी का मतलब अभिक्षमता है, अभिक्षमता यानी कि तगड़ा है वो, तो भाई अभिक्षमता है। तब ये एटीट्यूड से तगड़ा है ये अभिक्षमता, और ये अभिक्षमता से ही आपको एटीट्यूड आएगा। कि भाई जैसे कि उसको मैथ में तगड़ा जानता है वो, तो भाई तगड़ा कैसे जानता है वो, तभी तो जानता है जब उसने वो क्षमता हासिल करी है। अभिक्षमता, अभिक्षमता मतलब एटीट्यूड, अभिवृत्ति मतलब एटी। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि कोई है, अब कोई का दोनों रूममेट है और एक जॉब लग गया, तो फिर वो जो दूसरा है ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस वो आ जाएगी, तो ये भी अगली साल जॉब लग जाएगा। तो वो वही बड़ी बात है भावात्मक पक्ष। यह एक जन्मजात गुण है, जन्मजात गुण नहीं होता है ये। यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। ये सब सही है, ये जन्मजात नहीं है, जन्म से कोई लेके नहीं आता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। 96 में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भावात्मक पक्ष से, ये सही नहीं है भाई, अपन गलत है। 96 में 1 ये गलत है। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, अभिक्षमता, अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड, तो इसका मतलब ये है, ये जो भावात्मक पक्ष से कौन होता है? एटीट्यूड होता है। अभिक्षमता तो भाई वो तो पावर, उसको अभिक्षमता बोलते हैं। क्षमता, अभी को हटा दे, क्षमता। जब यह एक जन्मजात गुण है, सही है। यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह एक जन्मजात गुण है, यह एक विशिष्ट योग्यता है, और यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। यह एक जन्मजात गुण है, यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। अभिक्षमता 96 में 1 है। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए नॉट ए करेक्ट फॉर द एप्टीट्यूड को बोलते हैं अभिक्षमता, और एटीट्यूड को बोलते हैं अभिवृत्ति। जब अभिवृत्ति से तगड़ा होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता है ना। यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, यह सही नहीं है, जबकि यह एक जन्मजात गुण है। अच्छा, यह जन्मजात गुण है अभिक्षमता, ठीक है भाई, यह एक जन्मजात गुण है, यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। अभिक्षमता। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन है। 97 में है ना। सर्वाधिक उपयुक्त ये है भाई, इसमें 97 में 4। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। 2 बार ऐसे और आराम से, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि एवं विकास, ये वृद्धि विकास की बात नहीं कहता है, सबकी कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। सर्वाधिक उपयुक्त ये होने को तो ये सब भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट 4 है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को, तो अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान, जंतु मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान।
98 में निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? 98 में अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? प्रकृति को जंतु विज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को, तो ये कर देते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये दोनों तो नहीं आएंगे, है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान, अब 3 करें या 4 करें? मनोविज्ञान की प्रकृति, अमोंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट करेक्ट आंसर विच शो द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये विकासात्मक डेवलपमेंट साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव करें। चल कॉग्निटिव ही करते हैं, ये बढ़िया रहेगा, है ना। 98 गलत ही गया भाई, ये तो गलत है। 98 में 1 है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान है। अप्लाइड मनोविज्ञान है। व्यवहार में, व्यवहारवादी कौन है? बार्टसन। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। जब व्यवहार में परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है, ग्रोथ, है ना, ग्रोथ है ना, तो मात्रात्मक आएगा 99 में 1 मात्रात्मक। वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, सही है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये हो सकता है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। वृद्धि परिपक्वता के बाद, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर ए मैच्योरिटी, नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। वृद्धि नहीं रुकती, ग्रोथ वो चलती रहती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है। सामान्यतः वृद्धि, अब इसको देखते हैं, ये नहीं आता भाई। 100 में 2 है। कौन सा तथ्य सही नहीं? वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक 20 साल का सिलेक्शन ले लेता है और एक 35 साल का सिलेक्शन नहीं ले पाता भाई। अगर वृद्धि की बात होती तो ऐसा नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, ये सही है। ग्रोथ, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है वृद्धि के कारण, ये गलत है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ये सही है, परिपक्वता के बाद, है ना। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है। 2 बार देख, वृद्धि के संबंध में, है ना, ग्रोथ, कौन सा तथ्य सही नहीं है? जब 100 में अपन इसको हटा देता है, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, जब कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, परिपक्वता के बाद, समझ रहा है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है और वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है नहीं, कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ये सत्य है, ये गलत है ना, सब सत्य है बाकी के। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। ये थे भाई 20 क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो मिलते हैं। 20 क्वेश्चन थे ये, सेकंड ग्रेड के संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्ज़ाम थी ये, जो ग्रुप बी का पेपर था ये। इसमें 80 तो जीके के हैं। 80 में जैसे कि गए इंडिया हिस्ट्री पॉलिटिकल जोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री पॉलिटिकल जोग्राफी, करंट इंडिया, बर्ड भी जोग्राफी थी, ठीक है। फिर ये 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे। तो चलिए शुरू मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।